आखिर क्यों जापान धान की खेती के लिए बतखों का इस्तेमाल करता है? आखिर क्यों बतख जापान के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है? आखिर कैसे जापान बतखों का इस्तेमाल करके अपने पैसे बचा रहा है और करोड़ों रुपए कमा भी रहे? चलिए ये सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, डक फार्मिंग तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस तकनीक में सिर्फ पहली बार में खाद की जरूरत पड़ती है। एक बार फसल की कटाई होने के बाद जब किसान अगले साल दोबारा से धान की रोपाई करते हैं तो उस समय उन्हें किसी भी तरह की खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तकनीक में धान रोपाई करने से पहले खेत में गोबर की खाद डाली जाती है और फिर धान की रोपाई की जाती है, जिसके बाद छोटे छोटे बतख के बच्चों को लाया जाता है। इन बच्चों को पहले ब्रूडर के अंदर रखा जाता है। यहाँ जिन्हें भी ब्रूडर के बारे में नहीं पता उन्हें बता दे कि वो नवजात चूजे होते हैं। उन्हें शुरुआत में गर्म तापमान की जरूरत होती है। इसके लिए उन्हें कुछ बड़े बल्ब के नीचे लगभग 1 सप्ताह तक रखा जाता है। इस दौरान उन्हें दाना और पानी दोनों खिलाया पिलाया जाता है और फिर जब 1 हफ्ते का समय पूरा हो जाता है तब उन बच्चों को ब्रूडर से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय इन डकलिंग को खेत में नहीं जाने दिया जाता। दरअसल धान उगने के लगभग 20 से 25 दिनों तक बतखों को खेत में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फसल खराब होने का खतरा रहता है। जापान के किसानों के मुताबिक जब तक धान की जड़ें मिट्टी में पूरी तरह से अपनी पकड़ नहीं बना ले, बतखों को उनसे दूर ही रखना चाहिए। यानी कि लगभग 20 से 25 दिन बाद जब धान की जड़ें मिट्टी में अपनी पकड़ बना ले और डकलिंग भी लगभग 25 दिन के हो जाए तब उन्हें धान के खेतों में छोड़ देना चाहिए। खेत में छोड़े जाने के बाद ये डकलिंग खेतों में मौजूद अननेसेसरी चीजों जैसे कि स्नेल और वीड को खा लेते। इसके साथ ही जब खेतों में इन बतखों को छोड़ा जाता है तो ये जगह जगह बीट करते। खेतों में चारों ओर फैले इनके बीट एक जैविक खाद की तरह काम करते। इससे मिट्टी भी उपजाऊ बनती है। और दोस्तों, इस तरह से जापान के इन किसानों को धान की खेती करते समय किसी भी तरह के रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है। इससे उनके पैसों की भी बचत होती है, क्योंकि एक डकलिंग मार्केट में लगभग 50 रुपए में मिल जाता है और इस तरह से 100 डकलिंग की कीमत 5000 होती है। लेकिन अगर इनकी जगह खाद का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें अधिक खर्चा आ सकता है। यहाँ जानने वाली बात ये भी है कि जैसे जैसे धान का पौधा बड़ा होगा ये डकलिंग भी बड़े होंगे और रोपाई के लगभग 4 महीने बाद धान और डकलिंग दोनों अपना पूर्ण विकास कर लेंगे, जिसके बाद धान की कटाई होती है। अब इस धान को फैक्ट्री में लाया जाता है जहाँ इनकी मिलिंग और पैकिंग का काम होता है और इस तरह से ऑर्गेनिक राइस लोगों तक पहुँचती है। वहीं अगर बात बतखों की करें तो इसमें जो नर होते हैं उनमें से लगभग 10 को किसान अपने पास रख लेते हैं। बाकी नर बतखों को मीट के लिए मार्केट में बेच देते हैं। उसके बाद मादा अंडे देना शुरू कर देती है। किसान इन अंडों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आपको बता दें कि इन अंडों को बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक खरीदते हैं जो उन्हें सेने के लिए या फिर आप कह सकते हैं अंडों को विकसित करने के लिए इनक्यूबेटर यूनिट में रख देते हैं। इस इनक्यूबेटर यूनिट में अंडों को कुल 21 दिनों के लिए रखा जाता है। 21 दिनों के बाद इन अंडों से चूजे निकलने लगते हैं, जिसके बाद वर्कर्स इन चूजों से रोगग्रस्त चूजों को छांट कर हटा देते हैं और फिर इन सभी चूजों को एक ट्रक्स में भरकर मेन फार्म में लाया जाता है, जहां इनके रहने के लिए एक विशेष कमरा तैयार किया जाता है। लगभग 2 महीने के बाद ये चूजे बतखों में तब्दील हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें बड़े बड़े खांचे में भरकर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मीट फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर यह मशीन गोल गोल घूमकर इन बतखों को खत्म करती जाती है। अब बारी आती है मीट के पैकिंग की। मशीन की सहायता से वर्कर्स द्वारा मीट को पैकेट में भर दिया जाता है और फिर इन सभी पैकेट्स को एक जगह इकट्ठा करके बॉक्स में भर के ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मार्केट में भेज दिया जाता है। यानी कि डक फार्मिंग तकनीक की मदद से किसान न सिर्फ धान बेचकर मुनाफा कमाते बल्कि बतखों के अंडे और मीट को बेचकर भी यहाँ वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं।